सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट वीडियो में 1 से 60 तक क्वेश्चन दिए गए थे। जिन फ्रेंड्स ने उसे नहीं देखा वो प्लीज़ लिंक में जा करके उसे देख ले और उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगी। हमारा 61 क्वेश्चन है, ऋग वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सही जवाब है दूसरे से 7वें मंडल। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के रेडी होंगे। मेरे बताए अनुसार आपके अनुसार जो आंसर सही है उसे अपने कॉपी पर टिक करते जाएं और फिर लास्ट में से कुल टोटल करें कि कितने आपके अंक सही आए हैं। और हमारे वीडियो को 1 2 3 बार देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी और अच्छी तैयारी भी होती जाएगी। मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ इन सब के और डिटेल्स इसके बारे में कुछ बताती भी रहती हूँ। तो ये वीडियो आपको जांचने का, स्वयं को परखने का बहुत बेहतर मौका देती है। तो प्लीज़ आप लोग स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सही जवाब है अर्थवेद में है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है, ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं? बताइए। 10 कुल मंडल हैं। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंशतः रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद अंशतः रूप से भी रचित है। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का हम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसकी वर्णन अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत इसकी प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सही जवाब करीब आप लोग सबों ने दिया होगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में बताइए। उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है, बताइए, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। अब हम लोग इस अनुलोम विवाह के बाद प्रतिलोम विवाह को पढ़ेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है या प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बताइए। चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये देखिए, जस्ट उसके अपोजिट होगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? ये देखिए, यव किसे कहा जाता है? तो वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट है, व्रीहि शब्द का प्रयुक्त हुआ है या कह सकते हैं कि वैदिक युग में व्रीहि किसके लिए प्रयुक्त होता था या किसे कहा जाता था? कुछ भी क्वेश्चन घुमाकर हो सकते हैं, हूबहू वही क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सही जवाब है चावल को कहा जाता है। ये देखिए, अर्थव का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलेखित करना है। यहाँ सूची 1 है और सूची 2 है, इससे मिलते जुलते। तो चलिए आप सुलेखित कीजिए। यहाँ देखिए, शिक्षा को ध्वनि शास्त्र से सुलेखित होगा। सही कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, सप्तव्युत्पत्ति और छंद शास्त्र। तो ये इसके हैं। ये आप सीधा सीधी लिख करके सामने कॉपी पर भी आप लिख करके इसे 1 2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मैं ऑडियो वीडियो के द्वारा पढ़ाई को बहुत अच्छा माध्यम मानती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में अपनी आवाज़ देती हूँ और स्क्रीन पर भी इसे दिखाती हूँ ताकि आप ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से आप स्टडी करें। यकीन जानिए, इससे याद हमारी बहुत अच्छी होती है। रटन विद्या को मैं थोड़ा भी लाइक नहीं करती, बल्कि सही है ही नहीं, क्योंकि वो हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो आप समझिए
और जहाँ नहीं समझ में आप बुक से, मुझसे या किसी अपनों से जो आपके पास नज़दीक में जानकार है उनसे किसी से भी हेल्प लेने में आप ज़रा भी मत हिचकिए। आप उससे जानकारी लेते रहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और आपको समझ आती रहेगी। तो चलिए इसका मैं सही जवाब दे दूँ, ये इसका करेक्ट आंसर, ये देखिए सामने सामने मिला हुआ। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार। ये देखिए प्राचीनतम अष्टधाई के रचनाकार कौन थे? सही जवाब करीब आप लोग जानते होंगे, पाणिनि। और जिन फ्रेंड्स मेरे नहीं जानते उसके लिए मैं एक छोटी सी मतलब ट्रिक बता दूं। मैं ट्रिक भी देते रहती हूँ, ऐसे ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं रखती हूँ, ये समझने वाली है। जैसे अगर आगे आपको अष्टधाई के रचनाकार कौन है तो आप मेरी वीडियो देख रही है, मेरी बात को आप सुनेंगे तो आपको अचानक से उस समय याद आ सकता है अष्टधाई। देखिए मेरे अनुसार मैंने इस तरह से इसे बनाई। 8 अध्याय को पढ़ते पढ़ते पानी पानी प्यास लगा तो पानी पानी लोग करने लगे, पंडित जी करने लगे। तो इस तरह से अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि पानी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी अष्टधाई जैसे ही आपको आएगा कि कौन है तो आप उसके पाणिनि रचनाकार पे आसानी से टिक लगा देंगे। या आ गया पाणिनि के ने किसकी रचना की थी, तो पानी पीते पीते पानी वो कम मांगने लगे थे 8 अध्याय को पढ़ते पढ़ते। तो अष्टधाई इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप लोग को सही आंसर आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये देखिए कौन सी स्मृति, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही जवाब मनुस्मृति। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही जवाब है रामायण। यहाँ मैं आपको कुछ बता दूँ, ये मत समझना फ्रेंड कि मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सुनी हुई कही गई बातें आप पे काफ़ी प्रभाव डालेंगे। क्योंकि बार बार मैं ये बात कर रही हूँ कि जो लोग कंपटीशन दे रहे होंगे वो जानते होंगे, जो पहली बार दे रहे होंगे उन्हें मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो में क्वेश्चन बना रही हूँ बहु ये क्वेश्चन 1 2 3 4 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सभी नहीं आएंगे। सभी में मेरी बोली गई बातें शामिल हो सकती है, इसलिए मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने वाले एक पैटर्न तैयार करते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आगे बात करती हूँ, पहले इसके आगे स्टडी अपने क्वेश्चन के ये शुरू जारी रखती हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? ये भी आप लोग करीब सभी जानते होंगे, मत्स्य पुराण। ये देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बताइए इसका सही जवाब बताइए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और सरस्वती जो है इसके अलावा गंगा की ऋग्वेद में चर्चा 1 बार की गई है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। ये कुछ ज़रूरी बातें थी, मैं इसलिए कहती हूँ। जैसे अगर अभी आ गया ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी तो आपने बता दिया सरस्वती, यहाँ ये क्वेश्चन आपको दिख रहे, लेकिन मैं ये भी तो बोली ना कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सर्वाधिक जिक्र किस नदी का सबसे अधिक हुआ है ऋग्वेद में, तो यहाँ पर ये सिंधु नदी होंगे, उसकी चर्चा सबसे अधिक हुई है। तो आप मेरी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे तो आपके अगर वो क्वेश्चन आ गए तो भी आपके सही हो जाएंगे। इतना ही नहीं, गंगा नदी का जिक्र के बारे में आ सकता है, तो गंगा की चर्चा 1 बार हुई है और यमुना की चर्चा 3 बार हुई है। तो ये सब बातें बहुत मायने रखता है। ये नदियों से संबंधित 3-4 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो सही जवाब है कुल कुटुंब इसकी आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिसे इस स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की थी, तो इसका सही जवाब है इंद्र ने की थी। नेक्स्ट है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? सही जवाब है अथर्ववेद को। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है
उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किस देवता को प्राप्त था? प्रजापति को। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए मिलाने वाले हैं। ये देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है 1 2 3 4। ये देखिए जो रायसुर यज्ञ है, ये देखिए ये राजा के सिंहासन से संबंधित है, और अश्वमेध जो है ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु होता है, ये तो सभी जानते हैं। राम जी ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध भी किया था। और वाजपेयी यज्ञ है, यह देवताओं को प्रसन्न करने वाला यज्ञ है। ये देखिए 4 नंबर है। और ये अग्नि अष्टोम है, तो ये अग्नि से संबंधित है। अग्नि हो पशु बलि दिया जाता था जो, ये इससे संबंधित है। इस सब मैं सूची में यही कहूँगी कि जिन्हें याद है वो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं है वो सीधा सीधा राजसूर योग डैश राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यह योग होता है। इस तरह से सीधा सीधा लिख करके 1-2 बार उसे पढ़ लेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। सूची 1 और 2 वाले जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, समझिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप लोग कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। फिर भी फ्रेंड्स मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए मेरा बोलना फ़र्ज है। मैं राह दिखाती रहूँगी, मानना ना मानना आप पे निर्भर करता है। तो चलिए इसके बारे में मैं इसके पहले सही आंसर बता दूँ, उसके बाद में इसे मिला दूँगी। ये देखिए, हालांकि ये देखिए ऋग्वेद में जो नाम है ये पहले के नाम और आज के नाम के बारे में है। ये सुलिमित सही है, और जो नहीं जानते वो सीधे सीधे भी लिख करके इसे सुलिमित कर लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए ये 1 2 3 4 ये पूरी तरह से इसी तरह से हुए थे। पुरुषी है, इसे रावी को कहा जाता है, शत्रुधि सतलज को, और अकृष्णी चिनाब को, और विपाशा व्यास को कहा जाता है। आप इसे रट लें, इसे याद कर लें, क्योंकि कुछ बातें हैं जहाँ पर उसे पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। आप कॉपी पे 1-2 बार लिख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट 90 में ये देखिए क्वेश्चन में सूची 1 और 2 को सुलिमित करना। ये विवाह से संबंधित है, कौन कौन से विवाह कौन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए ब्रह्मा विवाह तो किस प्रकार के थे, तो ये समान वर्ण और जाति के विवाह से मिलते हैं। दैव विवाह पुरोहित और परशु मिले कन्या से, ये दैव विवाह हो गया। अर्श विवाह कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय को ये चुरा, और ये तो ये खूब से मिल रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से ये इसके सही जवाब है। आपको ये सीधा सीधा लिख करके भी आप इसे याद कर सकते हैं, और मिलाने के लिए जो जानते हैं वो डायरेक्ट इसे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसके जिससे आंसर मिलते हैं उस पर टिक करेंगे तो आपके सही आंसर आएंगे। अब ये देखिए यहाँ भी विवाह है, ये विवाह से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैदिक सभ्यता में, आपको वैदिक काल में ये विवाह के बारे में काफ़ी डिटेल से जिक्र है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो ये विवाह के बारे में कुछ बातें, कौन से विवाह किस में आते हैं, तो गंधर्व विवाह जैसे कि इसे प्रेम विवाह कहा जाता है, ये जानते हैं, जैसे शकुंतला ने दुष्यंत के साथ किया था। ये असुर विवाह है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को कहते हैं। और ये राक्षस विवाह है, जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके, नहीं, पराजित कन्या के साथ कन्या का अपहरण करने वाले विवाह, जो इस प्रकार से रावण राक्षस था, रावण ने सीता का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना चाहता, तो इस तरह के विवाह को राक्षसी विवाह कहते हैं। और 50 विवाह हो गया कि गुमराह करके मानसिक अवस्था में उसके साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके किया गया विवाह 50 नहीं कहता, एकदम ये तो 50 है। तो इस तरह के मतलब कि अनिंदनीय व्यवहार तो इस तरह के लोग ही करते हैं, तो इसे 50 विवाह कहते हैं। तो ये विवाह के बारे में कुछ जानकारी, बस आप इस पर गौर करेंगे तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर सही बता दूँ। ये देखिए नेक्स्ट बता दूँ, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं, तो नहीं पे आप अगर फोकस नहीं करेंगे तो तुरंत आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए इस पर फोकस करते रहिएगा। ये नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे शामिल नहीं है। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तो है ही,
गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, पिता का ऋण मतलब कि होता है, और देव का भी ऋण होता है, मातृ ऋण नहीं होते हैं, ये ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। बहुत अच्छा, ये देखिए ऋग वैद की जब बात आएगी, ऋग वैद काल की जब बात आएगी तो मेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति OCP जिसे कहते हैं, ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। और ठीक इसके अपोजिट अब आ जाएंगे उत्तर वैदिक। ये देखिए उत्तर वैदिक से संबंधित आ गए तो उत्तर वैदिक में आ जाएंगे चित्तर धूसर मृदभांड PGW संस्कृति जिसको कहते हैं, ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो ये बात पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा, इसमें भुलाने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चिन्हित धूसर मृदभांड जिसे PGW स्थल किस स्थान पर हाल में उत्खननों से प्रकाश में आया? तो ये आया प्रकाश में भगवानपुर में, हाल में ये भी हुए हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, ऋग्वेद। नेक्स्ट ऋग्वेद में अदंत मतलब कि वध करने जो योग्य नहीं है वो किसके लिए है? तो ये शब्द है गाय के लिए, ये गाय को कहा गया है कि वो वध योग्य नहीं है, और इसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए सूची 1 और 2 को सुलिमित करना है। ये संघीकृत तो किसे कहा जाता था? तो ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भाग दूध, ये देखिए ये कर संहर्ता है। और छत्रा या छत्री किसे कहते थे? तो राजा के रक्षक को। और अच्छावास किसे कहते थे? तो पासे के खेल के राजा के सहायक को। ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। ये आपको जैसे समझ में नहीं आए तो मैं वही कहूँगी कि आप सीधा सीधा लिख करके एक बार देख लें, और जिसे समझ में आते हैं वो मिलान कर लेंगे। 2 भी मिल जाते हैं अगर आपको जानकारी है तो चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऋत स्थापित करने के कारण किस देवता का रिप्त गोप कहा गया है? सही जवाब वरुण, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता भी वरुण होंगे। ये देखिए तीनों कर्मों परमों में पगों में तीनों लोकों को मापने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? तो ये विष्णु को कहा गया है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके यज्ञकर्ता कौन कौन है? तो ये इसके ऋग्वेद के हिता या हित्रु, यजुर्वेद के अर्थ्यु, सामवेद के उदात्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। उम्मीद है आप लोग सभी अपने कॉपीज पर टिक कर रहे होंगे, और कितने आंसर सही होते हैं ज़रूर बताइएगा। अवस्था या ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है, बताइए, ईरान से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नहीं है कह रहा है, तो जब भी नहीं है तो उस पर मैं काफ़ी फोकस देना चाहती हूँ और आप लोग को भी बताती हूँ, क्योंकि ये एक छोटी बात बहुत बड़ी भूल बन जाती है, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ नहीं पूछ रहा, तो विशेषता तो ये सभी है ना, वे अश्वों, रथों और कांस्य से उपयोग से परिचित थे ही, वे गौ से परिचित थे ही, और वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग कर से परिचित थे ही। यहाँ नहीं पूछे ना, तो नहीं में ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये इसके करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये देखिए इसका है, ये सही जवाब है कुंभा या क्रम, जिसे कुंभा या कम ये से संबंधित है। नेक्स्ट है
धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है। कथन 1 और 2, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में कौन सा कथन सत्य है, तो सृष्टि में अंतर्निहित थे। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सत्य है। तो आंसर सही होंगे 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था, बताइए, बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। ये फिर देखिए आ गए इसके वैज्ञानिक आधुनिक नाम आ गए हैं, कुंभा, पुरुषनी, सदानीरा और सुद्री। इसे आज के समय में क्या कहते हैं? ये देखिए, तो ये देखिए जो कुंभा है इसे गंडक कहते हैं आज के समय में, और जो पुरुषनी है, पुरुषनी को रावी कहते हैं। ये तो आपने अभी मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसके मैच आप बिल्कुल सही करेंगे। और सादा नीरा, ये देखिए सादा नीरा क्या है, इसके बारे में बताइए। ये कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? ये देखिए ये जो कुंभा है ये काबुल से है, पुरुषनी राबी से है, ये आप लोग जानते हैं, ये दोनों की मैंने चर्चा किया। और सादा नीरा गंडक से है और सुद्री सतलज से है। तो इस तरह से इसके सही आंसर उम्मीद आप सभी ने दिया होगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी। आपको एक बात मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं एग्ज़ाम वाले, वो 3 तरह के क्वेश्चन सेट करते हैं, जिसमें एक अति सरल होता है जिसे कहेंगे इजी, वेरी इजी। उसके बाद एक होता है सरल जिसे कहेंगे इजी क्वेश्चन, और एक होते हैं कठिन जिसे कहेंगे कि मतलब बहुत क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया था तो उसे कठिन कहते हैं। तो सेट करने वाले भी इस चीज़ को जानते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके सारे के सारे गलत हो जाए। नहीं, वो हमारे माइंड के बिल्कुल एक सटीक मतलब कहिए कि क्वेश्चन सेट कर वो हमारी माइंड का एग्ज़ाम लेते हैं कि हम किस तरह से सेट है उनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो इसलिए एक टाइप होते हैं बिल्कुल सीधे साधे सरल क्वेश्चन, जैसे हो गए कि आदि ग्रंथ कौन सा है, तो बहुत ये हो गए अध्याय, उपनिषद की संख्या कितनी है, वेद कितने प्रकार के हैं। तो ये सब अति सरल मतलब वेरी इजी क्वेश्चंस आ गए। सेकंड में आते हैं इजी क्वेश्चन, जिसमें जैसे हो गए कुछ क्वेश्चन कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, या फिर इनकी ईस्वी कितने से कितनी। तो ये इजी में आ गए, नॉट वेरी इजी, इजी में आ गए। और फिर आ गए कुछ क्वेश्चन हार्ड में। तो हार्ड में आ गए, तो हार्ड में जैसे आ गए कि कुंभा ये जो है ये किस नदी का नाम है, उनका आधुनिक नाम क्या है। तो वो जितने ज़्यादा जो स्टूडेंट पढ़ाई किए रहेंगे उतनी अच्छे आंसर देंगे। जो सबसे थोड़ा सा कम पढ़ाई है वो आसानी से 20-30 क्वेश्चन के आंसर तो दे ही देंगे, क्योंकि वो इजी में आएंगे। और उसके बाद जो तैयारी तो किए हैं लेकिन एक समान मापदंड पे हुआ है, वो बहुत कठिन लेवल की पढ़ाई नहीं कर सके, तो वो सरल और इजी और वेरी इजी दोनों ये को पार कर जाएंगे सीढ़ी को, और वो दोनों प्रकार के आंसर दे देते हैं। और इसमें अगर उनके गेस सही जवाब दे दिए, हार्ड में भी कुछ सही हो गए तो अच्छे हैं, तो उनके भी अच्छे आंसर नंबर आते हैं। और जो वेरी हार्ड क्वेश्चन के लेवल को पार करते हैं वही जंग जीतते हैं, वही कंपटीशन में पास करते हैं, वही निकालते हैं। क्योंकि ये सरल तो वो जान ही रहे हैं,
अति सरल को भी वो पार करेंगे। और जब वो कठिन की भी स्टडी किए हुए, यानी थोड़ा डीपली स्टडी जब तक नहीं कीजिएगा आप कठिन का आंसर नहीं दे पाइएगा। तो जब आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा तो आप समझिए कि सिक्सर मार लेंगे, आप पूरी तरह से आप पार कर जाएंगे, आपका कंपटीशन निकल जाएगा, क्योंकि आप तीनों सेट को बना चुके हैं। और ये कंपटीशन सेट करने वाले क्वेश्चन भी जान गए कि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने तीनों लेवल को पार किया है, इसलिए उसे वो पास करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये सब बातें इसलिए बताती हूँ ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को देखें। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन ईजी है तो आप समझिएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन आता है, नहीं, वो तो आते हैं ठीक है, लेकिन उसे भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े आप बहुत हार्ड क्वेश्चन ही पढ़ते जाएंगे। तो केवल आप हार्ड का जवाब नहीं ना देना, आपको तो हर लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना है। तो उसे सबमिट करके मैं क्वेश्चन का सेट बनाती हूँ जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही फिर बना कर लाऊंगी, और आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी बताई बातों से सभी को फ़ायदा मिल सके। ओके, बाय फ्रेंड्स।